दिनेश चंद्र शर्मा को यह पता है कि आज नहीं तो कल इस देश के न्यायाधीश के नाम पर कलंक न्यायाधीश दिनेश चंद्र शर्मा को टुकड़े टुकड़े कर फ्राई पैन में फ्राई करेंगे। चींटी की मौत आती है तो उसे पर निकल आते हैं, अपना भी पर निकल आया है। टिकट कंफर्म नहीं हुआ है, अभी वेटिंग है। टिकट बहुत जल्द कंफर्म हो जाएगा, इसकी गारंटी है। किसी भी देश, किसी भी राष्ट्र की प्रगति में सबसे बड़ा योगदान उस देश की न्याय प्रणाली का होता है। और जिस देश की न्याय प्रणाली ही कटघरे में खड़ी हो, जिस देश के न्यायाधीश ही कटघरे में खड़े हों, उस देश का तो सिर्फ ऊपर वाला ही मालिक हो सकता है। स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस राजनारायण। 12 जून सन 1975 को न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी को इंदिरा गांधी की औकात तब बताई थी जब वह इस देश की प्रधानमंत्री थी। न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा ने मात्र इस देश को नहीं, विश्व के सभी देशों को यह संदेश दिया था कि एक न्यायाधीश की और न्यायाधीश के पद की गरिमा क्या होती है, उसका अधिकार क्षेत्र क्या होता है, एक न्यायाधीश की कर्तव्य और जिम्मेदारियां क्या होती है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 24 अप्रैल सन 1973 दिन मंगलवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश भारत न्यायमूर्ति एस.एम. सीकरी के साथ साथ न्यायमूर्ति जे.एन. सेलट, न्यायमूर्ति के.एस. हेगड़े, न्यायमूर्ति ए.एन. ग्रोवर, न्यायमूर्ति ए.के. मुखर्जी, न्यायमूर्ति पी. जगमोहन रेड्डी और न्यायमूर्ति एच.आर. खन्ना ने इस देश का तो मंगल कर दिया, पर अपना मंगल कर लिया। शनि की वक्र दृष्टि सदा इन पर बनी रही। ये सभी न्यायाधीश कभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बन पाए, क्योंकि ये सभी न्यायाधीश तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के दलाल नहीं थे। इन्होंने न्यायाधीश के पद और न्यायाधीश के पद की गरिमा के साथ कभी कोई समझौता नहीं किया। ये एक न्यायाधीश के कर्तव्य और जिम्मेदारियां और उसके अधिकार क्षेत्र को जानते थे और उसका पालन करना भी जानते थे। सर्वोच्च न्यायालय के इतिहास में इनका नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 24 अप्रैल सन 1973 दिन मंगलवार को यदि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया न्यायमूर्ति एस.एम. सीकरी नहीं होते और उस बेंच में न्यायमूर्ति जे.एन. सेलट, न्यायमूर्ति के.एस. हेगड़े, न्यायमूर्ति ए.एन. ग्रोवर, न्यायमूर्ति ए.के. मुखर्जी, न्यायमूर्ति पी. जगमोहन रेड्डी और न्यायमूर्ति एच.आर. खन्ना नहीं होते तो इस देश का संविधान ही कुछ और होता। इंदिरा ने इस देश के पूरे संविधान को बदलने के लिए अपने तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ा था। आज इस देश का संविधान यदि अपने मूल रूप में है तो इसका सारा श्रेय जाता है न्यायमूर्ति एस.एम. सीकरी, न्यायमूर्ति जे.एन. सेलट, न्यायमूर्ति के.एस. हेगड़े, न्यायमूर्ति ए.एन. ग्रोवर, न्यायमूर्ति ए.के. मुखर्जी, न्यायमूर्ति पी. जगमोहन रेड्डी और न्यायमूर्ति एच.आर. खन्ना को। ऐसा नहीं है कि सीकरी, सेलट, हेगड़े, ग्रोवर, मुखर्जी, जगमोहन रेड्डी और खन्ना जैसे न्यायाधीश आज इस देश में नहीं हैं, पर ऊंट के मुंह में जीरा की तरह बेबस, लाचार, सिस्टम से लड़ने में असमर्थ। आइए मिलते हैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आज के महान न्यायाधीश राम मनोहर नारायण मिश्रा से। राम मनोहर नारायण मिश्रा के अनुसार किसी स्त्री का स्तन पकड़ना, उसका नाड़ा खोलना बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता। डी.वाई. चंद्रचूड़ ने तो लिव इन को ऐसा परिभाषित किया कि इस पूरे देश को ही रंडीपाड़ा बना दिया। तीस्ता सीतलवाड़ को जमानत देने के लिए डी.वाई. चंद्रचूड़ ने न सिर्फ अपने मुंह पर कालिख पोता, बल्कि पूरे सर्वोच्च न्यायालय को ही कालिख के महासागर में डुबा दिया। 1 जुलाई सन 2023 गर्मी की छुट्टी है, कोर्ट बंद है, दिन शनिवार का है, शाम को 6:15 हो रहे हैं। तीस्ता सीतलवाड़ को जमानत देने के लिए चंद्रचूड़ को मिर्गी का दौरा पड़ रहा है। फ़ोन पर ही चंद्रचूड़ ने अभय एस. ओका और प्रशांत कुमार मिश्रा का 2 जजों का बेंच बैठा दिया तीस्ता सीतलवाड़ को जमानत देने के लिए। न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की 2 जजों का बेंच तो बैठी, पर अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा ने तीस्ता सीतलवाड़ को जमानत देने से इनकार कर दिया और अपने टिप्पणी में कहा कि ऐसा क्या पहाड़ टूट पड़ा है जो आज ही जमानत देना अनिवार्य है। न्यायमूर्ति अभय एस. ओका
और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की 2 जजों के बेंच ने जब तीस्ता सीतलवाड़ को जमानत नहीं दिया तो डी.वाई. चंद्रचूड़ का मिर्गी का दौरा और बढ़ गया और डी.वाई. चंद्रचूड़ ने दोबारा रात में ही 8:45 में बी.आर. गवई, ए.एस. बोपन्ना और दीपंकर दत्ता का फिर से 3 जजों का बेंच बैठा दिया। बी.आर. गवई, ए.एस. बोपन्ना और दीपंकर दत्ता की बेंच ने सर्वोच्च न्यायालय को काली के महासागर में ऐसा डुबोया कि सर्वोच्च न्यायालय को दोबारा जन्म लेना पड़ेगा इस कालिक से छुटकारा पाने के लिए। बोलचाल की भाषा में कहें तो किसी को जमानत देने के लिए न्यायाधीशों को जमानत का कारण लिखना पड़ता है कि वह आरोपी को क्यों जमानत दे रहा है। बी.आर. गवई, ए.एस. बोपन्ना और दीपंकर दत्ता ने जमानत देने का जो कारण लिखा उसका सारांश है, हम अभी कानूनी प्रक्रिया में नहीं जाकर तीस्ता सीतलवाड़ को जमानत इसलिए दे रहे हैं कि निचली सभी अदालतों ने तीस्ता सीतलवाड़ का जमानत रद्द कर दिया है। जिनको कानून के क का ज्ञान नहीं है, जिनकी औकात चपरासी बनने की नहीं है, जो ठीक से अपना पिछवाड़ा नहीं धो सकते, कॉलेजियम सिस्टम की देन आज वे उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश हैं। आइए इसे समझते हैं पटना उच्च न्यायालय के 43 वर्ष में आए एक फैसले से। अगस्त का महीना है, 9-10 बजे के लगभग खेत पर जिसका कब्जा है वह खेत जोत रहा है। उसके पाटीदार, उसके गोतिया नैया जो उसके ही रिश्तेदार हैं, जो उसके भाई भतीजा हैं, उसके खेत जोतने का विरोध करते हैं, आपस में हाथापाई करते हैं, मारपीट होता है और घटनास्थल पर ही एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। थाने में केस दर्ज होता है। केस संख्या FIR 29/8/1980, अंधरा थाड़ी थाना, मधुबनी। 8 लोग आरोपी बनाए जाते हैं। रामविलास, ब्रह्मदेव महतो, शिव कुमार महतो, फेकू महतो, राम स्वारथ महतो, हेरीराम महतो, नारायण महतो, रामाशीष यादव। ट्रायल कोर्ट, एडिशनल सेशन जज, ST नंबर 160/81, 1/3/1996 को सभी 8 आरोपियों को दोषी ठहराकर आजीवन कारावास की सजा सुनाता है। बोलचाल की भाषा में कहें तो निचली अदालत 1 मार्च 1996 को सभी 8 आरोपियों को दोषी ठहराता है और आजीवन कारावास की सजा सुनाता है। आरोपी पटना उच्च न्यायालय में अपील करते हैं। पटना उच्च न्यायालय के जे. सुधीर सिंह और जे. चंद्र प्रकाश सिंह की 2 जजों की बेंच 4 सितंबर 2023 को साक्ष्य के अभाव में सभी आरोपियों को बाइज्जत बरी कर देता है। बोलचाल की भाषा में कहें तो पटना उच्च न्यायालय सभी आरोपियों को बाइज्जत बरी कर देता है साक्ष्य के अभाव में। अब बात गौर करने की है। घटना 1980 में घटती है और ट्रायल सेशन का फैसला 1996 में आता है। 16 वर्ष बाद ही सही, पर सभी आरोपियों को सज़ा तो होती है। पीड़ित परिवार के कलेजे को ठंडक तो मिलती है। भारतीय न्याय प्रणाली पर इसका विश्वास तो दृढ़ होता है। अपराधियों का मनोबल तो कमज़ोर होता है। इस देश के 150 करोड़ भारतीयों में यह संदेश तो जाता है कि यदि आप गलत करेंगे तो उसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। यदि आपके साथ कोई गलत करेगा तो आप उससे कह तो सकेंगे कि यदि मुझे परेशान करोगे तो मैं न्यायालय की शरण में जाऊंगा, और वह डर भी जाएगा और दोबारा कभी वह आपको परेशान करने की गलती भी नहीं करेगा। आइए अब एक नज़र डालते हैं इसी केस के उच्च न्यायालय के फैसले पर। अगस्त का महीना है, दिन के 10 से 11 बज रहे हैं। जिनसे विवाद हुआ है सभी अपने भाई भतीजा रिश्तेदार हैं। एक भी चेहरा परिचित नहीं है। ग्रामीण परिवेश है। जांच अधिकारी की जांच पर भी संदेह नहीं होता, क्योंकि उसी जांच के आधार पर ट्रायल कोर्ट ने सभी आरोपियों को आजीवन कारावास का सजा सुनाया है। पर पटना उच्च न्यायालय के जे. सुधीर सिंह और जे. चंद्र प्रकाश सिंह को साक्ष्य में कमी नजर आ जाती है और आरोपियों की सजा को कम या अधिक नहीं करते, सीधे आरोपियों को बाइज्जत बरी कर देते हैं। घटना जब दिन के 10 से 11 बजे घटी है, ग्रामीण परिवेश है, गांव का एक एक व्यक्ति एक दूसरे को पहचानता है, चेहरा उनमें कोई भी अपरिचित नहीं है, सभी अपने रिश्तेदार हैं, भाई भतीजा हैं। घटना स्थल पर एक व्यक्ति की मौत हो जाती है तो निश्चित है कि इन्हीं 8 आरोपियों में से कोई एक तो है जो हत्यारा है। अगर इन 8 आरोपियों में कोई एक हत्यारा नहीं है तो निश्चित है कि हत्यारा पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का बाप है। न्यायाधीश के नाम पर कलंक। ये न्यायाधीश अपराधियों से पहले पैसे खाते हैं,
फिर तारीख पर तारीख देते हैं और अंत में साक्ष्य में कमी निकालकर अपराधियों को बाइज्जत बरी कर देते हैं। अगर नहीं तो जे सुधीर सिंह और जे चंद्र प्रकाश सिंह स्पष्ट करें कि जहां कोई बाहरी था ही नहीं वहां हत्या किसने की। 43 वर्ष इंतजार करने के बाद भी क्या पीड़ित को न्याय मिला? स्पष्ट है कि नहीं। तो क्यों नहीं? आवश्यकता क्या है ऐसे न्यायालय की और ऐसे न्यायाधीशों की? 43 वर्षों तक ट्रेन में धक्का खाने, बस में धक्का खाने, गर्मी, जाड़ा, बरसात, ठंड में, धूप में भूखे प्यासे दौड़ते हाथे कोर्ट पहुंचने के बाद भी पैसे की बर्बादी, समय की बर्बादी, मानसिक तनाव झेलने, घर परिवार की प्रगति बाधित करने के बाद भी पीड़ित को यदि न्याय नहीं मिलता है तो आवश्यकता क्या है ऐसे न्यायालय की और ऐसे न्यायाधीश की? ललित नारायण मिश्रा का केस 3 जनवरी 1975 से आज तक 50 वर्ष से दिल्ली उच्च न्यायालय में ही लटका है। जब सभी आरोपी अमलोक चले जाएंगे तब दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अमलोक में जाकर आरोपियों को फैसला सुनाएंगे। इस देश में बढ़ते अपराध के लिए यदि कोई जिम्मेदार है तो केवल और केवल मात्र इस देश के नीच और नमक हराम न्यायाधीश माननीय अश्विनी उपाध्याय के 200 से अधिक PIL पर सुनवाई करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के इन नीच निकम्मे नमक हराम न्यायाधीशों के पास समय नहीं है, क्योंकि वे सारे PIL इस देश के हित में हैं और इस देश की प्रगति में सहायक हैं। इस कलम को आतंकवादी बनाया है मेरे आदर्श बाल गंगाधर तिलक के लेख कमिश्नर रेंड और लेफ्टिनेंट आयस्टर्ड की हत्या ब्रिटिश साम्राज्यवादी हुकूमत के मुंह पर भारतीय बहादुरों का पहला थप्पड़ है। ये पंक्तियां वही पंक्तियां हैं जिसके लिए कलम सम्राट बाल गंगाधर तिलक को 18 माह का सश्रम कारावास हुआ था और उसमें खाद पानी डाला है माननीय अश्विनी उपाध्याय के PIL ने, जिसे सर्वोच्च न्यायालय के गद्दार न्यायाधीशों ने ठंडे बस्ते में डाल रखा है, जो पूरी तरह देश हित में है और इस देश की प्रगति में सहायक हैं। दिनेश चंद्र शर्मा को यह पता है कि आज नहीं तो कल इस देश के न्यायाधीश के नाम पर कलंक न्यायाधीश दिनेश चंद्र शर्मा को टुकड़े टुकड़े कर फ्राई पैन में फ्राई करेंगे। पर यह भी निश्चित है कि आज के न्यायाधीशों के फैसले को याद कर इस देश की न्याय प्रणाली को देखकर जो पीड़ा होती है वह पीड़ा फ्राई पैन में तलने वाले पीड़ा से कम नहीं है। तोड़ा है हमने वक्त को, तोड़ा है हमने वक्त को, टूटे नहीं हैं हम। ईमान जो खा जाते हैं, ईमान जो खा जाते हैं वो झूठे नहीं हैं हम। जब तक जिए, जब तक जिए, जिए हैं बस अपनी ही तर्ज पर, समझौतों पर लगे, समझौतों पर लगे वो अंगूठे नहीं हैं हम। वंदे मातरम। यदि यह समाचार आपको किसी प्रकार उपयोगी लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।